And then the operation means at the flow rate of this thing. हार्ट है कि कोल्ड है मुझे नहीं पता लेकिन जो अच्छा यार मैं ये नहीं लिखता ठीक है सिर्फ जो नोन है ना वही लिखता हूँ वही अच्छा एट द फ्लो रेट ऑफ दिस वन एंड एट द टेंपरेचर ऑफ दिस वन सो टी आई क्यों नहीं लेकिन हार्ट है कोल्ड है मुझे नहीं पता सही है सो 45 है मस्ट बी चिल्ड एट वन मतलब उसको हमने जो है ना कूल करना है अगर कूल करना है तो ये हो गया सीधे सो मस्ट बी चिल्ड एंड वन इज एंड टू ट्यूब पासेस वन शिप और टू ट्यूब पासेस इसका मतलब ट्यूब एंड शेल हीट एक्सचेंजर है ओके जैसे हीट टू टेंपरेचर ऑफ दिस थिंग उसने कहा इस टेंपरेचर तक कूल करना है सो टी इज नॉट बी गिवन है ओके सो व्हाट ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल एट दिस थिंग सो हार्ट का जो कोल्ड का जो इनलेट है ना वो जाहिर बात है कि ग्राउंड वाटर से आएगा सो वो इनलेट भी उसने दिया है वो 15 है इन अ ट्यूब और उसने कहा कि कोल्ड इज इन ट्यूब मतलब ये जो वाटर है ना वो ट्यूब्स में आ रहा है सो ये पढ़ लो क्योंकि मुझे हमें फिर पता चल बात में कर लेते हैं ना विद द फ्लो रेट ऑफ दिस थिंग सो एम ऑफ कोल्ड भी उसने दिया है ठीक है सो और द स्पेसिफिक हीट ऑफ मिल्क सो सी हार्ट जो है ना वो भी उसने दिया है ठीक है सो अच्छा क्या रिक्वायर्ड है ये रिक्वायर्ड है जरा गौर करो ठीक है नंबर 1 डिटरमाइन एनटीयू एंड द मीन टेंपरेचर डिफरेंस ये निकालो दूसरे नंबर पे यू ए प्रोडक्ट निकालो तीसरे नंबर पे डिटरमाइन द लेंथ पर पास सो एल में लेंथ पर पास को कहता हूं ठीक है सो वो कह रहे हैं ये निकालो लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्यूब थिन है ये याद रखो ट्यूब इज थिन और नंबर ऑफ ट्यूब भी यहां पे गिवन नहीं है सो एन वाला हिस्सा भी नहीं है ठीक है ट्यूब थिन है और उसका डायमीटर गिवन है ये जब थिन है सो उसके डायमीटर कितनी है 50 mm ठीक है और एक और एंड द कन्वेक्शन कोएफिशिएंट ऑन आउटसाइड ये जो h0 है ट्यूब के आउटसाइड वो भी गिवन है 3000 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन ओके अभी अच्छा एनटीयू ठीक है अब स्टार्ट करते हैं ठीक है एनटीयू एनटीयू की ये तो ये इक्वेशन है तो बस वो ये एक इक्वेशन हमें याद है कि यू ए बाय सी मीन ठीक है और इसके अलावा एक और इक्वेशन भी है जो कि एनटीयू और एप्सिलॉन और सीआर के दरमियान एक रिलेशन है सो देख लेते हैं कौन सा यूज कर सकते हैं ठीक है तो यू नहीं है तो ये पहला वाला मेथड यूज कर सकता हूं नहीं यूज इसको बस हटा दें अच्छा अब ये एप्सिलॉन और सीआर में से निकालना है सीआर में कैलकुलेट कर सकता हूं सीआर क्योंकि सीआर क्या होता है सी मैक्स और सी मिन या सी मैक्स के लिए मुझे क्या चाहिए चार क्वांटिटीज चाहिए एम कोल्ड सी कोल्ड एम हॉट सी हॉट ये चाहिए ना देखो ये गिवन है ये गिवन है ये गिवन है ये टेबल से देख लेंगे सही है सो ये सी आर हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह फाइंड करेंगे अब आते हैं अच्छा लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है सीसी को फाइंड करना और फिर जब दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं लागू टेंपरेचर डिफरेंस क्योंकि एक ही पार्ट है सो अभी लागू टेंपरेचर मुझे चार टेंपरेचर्स मुझे चाहिए चार टेंपरेचर्स में से क्या है तीन है सो वो जो चौथा टेंपरेचर है वो भी मैंने फाइंड करना है वो भी आसान है बहुत आसान है अब देखो यहां से फिर हम आते हैं सीआर टेंपरेचर और उसकी तरफ सो सबसे पहले ये है अच्छा ये गिवन है ये भी गिवन है और ये दोनों गिवन है ये दोनों गिवन है अच्छा ये दोनों गिवन है ये भी गिवन है ये भी गिवन है ठीक है और ये भी गिवन है यहाँ से चला जाएगा तो ये देखो सी सी और टी सी नॉट माइनस टी सी आई इसे स्पेसिफिक वैल्यू है ठीक है अब जो स्पेसिफिक वैल्यू आ गई ना अभी ये आपको आना चाहिए ठीक है सर ने पहले बात बताया कि अभी अगर सीसी ना हो तो सीसी तो हम एवरेज टेंपरेचर से देखते हैं उसके लिए एवरेज टेंपरेचर पे हमें नहीं पता क्यों क्योंकि सीआई तो पता है सी नॉट का मुझे नहीं पता एवरेज तो ये होता है कि दोनों को ऐड करो 2 पे डिवाइड करो ये भी नहीं पता इसीलिए भी आपको एस्टिमेट निकालना है सो आपको क्या लगता है कि टी सी नॉट क्या होगा मैंने तो वैल्यू नहीं लिखी है तो मैं वैल्यू लिख लेता हूं इस टेंपरेचर की वैल्यू लिख लेता हूं ठीक है सो टेंपरेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड और must be chilled to 20 डिग्री सेंटीग्रेड और सप्लाई वाटर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड ये देखो
जाहिर बात है T से I जब आएगा वो हेड गेन करेगा, उसकी टेंपरेचर बढ़ेगी, सो इसका तो मतलब है कि इससे तो बड़ा होगा, ठीक है। अब बड़ा होगा अब यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता, ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि हीट एक्सचेंज तो हीट एक्सचेंज नहीं रहा है, इनलेट आ रहा है उससे इसका आउटलेट ज्यादा जा रहा है, इससे कम होगा इससे ज्यादा होगा, सो आप एक वैल्यू अज्यूम करो। सो आप यहाँ पे बस यहाँ से अंदाजा लगा लो कि अज्यूम तो C0 कोई बंदे एक अज्यूम करेगा, मैं चलो 25 कर लेता हूँ, 27 कर लेता हूँ ताकि 300 केल्विन क्यूब आ जाए, ठीक है। तो 300 ये यार वो सर ने काटा था, लेकिन सर ने क्यों काटा था, क्योंकि इनके अंदर भी पानी जा रहा था, शेल के अंदर भी पानी जा रहा था, सो पानी के लिए जो है ना वो कट जाता है, या एक में मिल्क जा रहा है और दूसरे में पानी जा रहा है, सो एक 2000 होगा एक 5000 होगा, सो किस तरह कर सकते हो, सो ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये नहीं कर सकते। अच्छा 300 केल्विन आ गया मेरे पास, अब इन दोनों का एवरेज ले लो, क्या आता है कितना, हां यार कोई ले लो ना 21 आता है, सही है 21 को 13 में कन्वर्ट करो और उसके साथ फिर एवरेज ले लो 300 के साथ, 15 प्लस 200 कितना 244 294 केल्विन। अब ये ग्राफ में जाओ, 294 क्या है, या तो 290 में ले लो क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, हमने तो अप्रोक्सीमेशन किए, और या तो 300 ले लो आपकी अपनी मर्जी है। सो देखो हम जो है ना मेरे पास तो नहीं है, किसी के पास है वो टेबल है, किसी के पास कौन सा टेबल, ये इंट पे जो ये है क्वेश्चन है, यस क्वेश्चन है। सो देखो 300 पे अच्छा ये 300 है, सो 300 पे उसने इक्वेशन दी है CG 300 4179 है 4179 अच्छा ये सी आ गया, लेकिन ये सी एग्जैक्ट सी है, एस्टिमेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज एस्टिमेटेड है, तो एग्जैक्ट तो नहीं है, हम काम चला सकते हैं क्या, यहाँ पे पुट करो अभी ओरिजिनल इक्वेशन में CC की वैल्यू, सो यहाँ से जो है ना ये चीज आ है C0, सो ये जो T0 आता है ना इसमें इतना डिफरेंस नहीं होता, अगर आपने टेंपरेचर बहुत ही कम या बहुत ही ज्यादा ले लिए 4189 आ जाएगा, 4180 हो जाएगा, 485, सो अब ये जो टेंपरेचर है ना उसको आप एग्जैक्ट कह सकते हो, इतना डिफरेंस नहीं, वन केल्विन का भी डिफरेंस नहीं होता ज्यादातर। सो यहाँ से जो है ना आप ये T0 कैलकुलेट कर दो, अभी आपके पास चारों टेंपरेचर नोन हो गए, चारों टेंपरेचर नोन हो गए। अब ये NTU की तरफ आते हैं, NTU के लिए हमें क्या चाहिए, हाँ ये CC की वैल्यू, उसके बाद दोबारा नहीं दूंगा, हाँ ना, अब ये जो अप्रोक्सीमेट है ये मैं लिखा, ये एग्जैक्ट ले सकते हैं, तो अगर ये आपने एग्जैक्ट ले लिया तो आप इसका एवरेज दोबारा ले लो, वो सही एवरेज होगा, और फिर टेबल से दोबारा देख लो तो उसके लिए जो CC आता है ना वो एग्जैक्ट होगा और इसी के करीब ही होगा, समझ आ गया। सो ये दोनों आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड क्या, अच्छा NTU था, NTU के लिए मैंने पहला मेथड यूज नहीं कर सकता था, CR में कैलकुलेट करना, CR के लिए आप जाहिर बात है Cmin कैलकुलेट कर लोगे और Cmax कर लोगे, सब कुछ ही वाली देखो है, क्योंकि इसके लिए 4 चीजें रिक्वायर्ड होती है, MH MC और क्या है और CC और CH, तो सारे नॉन है, सो दोनों का या CC कैलकुलेट कर लो और CH कैलकुलेट कर लो, दोनों में कंपेयर कर लो, एक Cmin हो गया एक Cmax हो गया, यह तक समझ आ गया। अगर हम कोई ऐसी वैल्यू एज्यूम करते हैं कि जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है, फिर हम क्या Cmin और Cmax क्या लेंगे, हमने तो पढ़ा है ना कि Cmin वो होता है जिसमें टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होता है, अगर हमने ऐसा कोई टेम्परेचर एज्यूम किया है जिसमें टेम्परेचर चेंज दोनों का इक्वल है, अच्छा तो तुम मुझे बताओ क्या एज्यूम करना है इसमें, नहीं हमने अगर नहीं मैं बता रहा हूँ, इन दोनों के दरमियान लोगे ना, हाँ। इन दोनों के दरमियान लोगे से नहीं है, आप वैसे ले लो, कोई ले लो, नहीं आएगा ना, सही है नहीं आएगा, मैंने तो इसलिए आपको रेंज डिफाइन कर लिए कि मतलब उसी में से करते रहो, मतलब उसी में से असम्पशन करते रहो, ठीक है, सही। सो इतना नहीं आता, मुझे भी पता था कि ये 15 है, सो हो जाएगा, 27 25 27 तक ही चला जाएगा, 20 से लेके 40 तक चला जाएगा, इतना नहीं होगा। अच्छा तो ये Cmax हो गया, Cmin भी आ गया, Cmax भी आ गया, इसके लिए यहाँ पे मेरे पास CR फिर आ जाएगा, Cmin और ये मैं क्या कर रहा हूँ वैसे, क्यों कर रहा हूँ, NTU के लिए मुझे ये दो क्वांटिटीज चाहिए इसीलिए कर रहा हूँ, सो ये CR भी मेरे पास आ गया, ये कहाँ से आएगा,
या दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। ये एक वाले से भी कर सकते हो क्योंकि टेम्परेचर भी सारे गिवन है, एम भी सारे गिवन है, सी भी सारे गिवन है, और इसकी ये भी कर सकते हो सी मिन और टी एच आई भी गिवन है, टी सी आई भी गिवन है, ये भी, तो ये चीज भी आ जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। अच्छा, जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है। जब मैं टेम्परेचर फाइंड करता हूँ ना, वो उसकी वैल्यू मेरे पास, अच्छा पहले तो मुझे पता नहीं था, इस तरह जा रहा था जिस तरह भी जा रहा। अभी मैंने एफिशिएंसी कैलकुलेट की है, वो आ रही है 3.5। ये तो 1 से ऊपर ही नहीं हो सकती ना, सो मैंने कहा ये 3.5 का ले आ गई। फिर मैंने कहा फिर से कोई मिस्टेक नजर नहीं आई। फिर जब मैंने टी सी नॉट को देखा तो टी सी नॉट की वैल्यू क्या थी मैंने आपको बता, तो इसमें ख्याल रखना है, ठीक है। अगर हम टी सी नॉट को 35 एज्यूम करें ना, तो दोनों का टेम्परेचर चेंज सेम आते हैं। अच्छा कर लो, क्या कर रहे हो? अगर हम 35 एज्यूम करें, आपने 27 एज्यूम किया था, अच्छा अगर हम 35 एज्यूम करें, हाँ तो फिर दोनों का टेम्परेचर चेंज दोनों का इक्वल आता है। तो अच्छा ठीक है, टेम्परेचर चेंज इक्वल आता है ना, लेकिन ये वो तो बात की बात है ना, मैंने तो सिर्फ ये एवरेज निकालना है, सो एवरेज फिर क्या होगा? खैर वो अज्यूम करो ना 15, और आपने क्या दिया था? 1 मिनट से पहले 40 आपने कहा था कि 15, वो 40 अप्रोक्सीमेट आपने ले लिया था यार। अच्छा, तो इसका एवरेज क्या आता है? 28 का ना, 27.5 27.5, और 27.5 से अगेन क्या आता है? 300। ये तो मैंने कहा था अप्रोक्सीमेट होते हैं, हाँ तो वही है, मैंने 300 लिखा दिया। सो जब आप ये कर लोगे ना, फिर जब आप एग्जैक्ट की तरफ आओगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने जो सेम भी लिया लेकिन सेम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर अगेन भी हो जाएगा। देखो आपने सेम तो कंसीडर कर लिया ना, अगेन आप मेरे उस पॉइंट पे पहुंच गए, फिर भी 300 आ रहा है, 300 आ रहा है, फिर भी आपने जो है ना सी की वैल्यू ये ले, ये सी की वैल्यू यहाँ पे करके फिर भी आपके पास ये आ गया, वो फिर ये 40 नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा। सो अब वो जब कुछ और आ गया तो आपको पता चल गया कि मैंने एजम्पशन की तो गलत थी, ये तो असल में ये आ रहा है, असल वाली वैल्यू ये है ना, तो फिर भी ठीक है। अच्छा मैं क्या कहना चाह रहा था, ये टी सी नॉट निकल, ये आ रहा है मेरे पास 45 डिग्री इक्वल हो गया, इससे ऊपर हो सकता है। अच्छा ये सॉरी मैं ये क्या था, ये भी 45 था, और ये 45 नहीं, ये 98 आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ तो 45 से ज़्यादा हो सकता है। अगर 45 से ज़्यादा है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या हो रहा है अंदर, हीट एक्सचेंज, हाँ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है ना कि इसने इतनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी जितनी इसके पास थी नहीं। हाँ इसका मतलब ये है कि ये जो मिल्क है ना, ये इतना एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, ये मतलब ये मिल्क के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इतनी एनर्जी ट्रांसफर करे कि भाई वाटर का जो आउटर टेम्परेचर होना वो इसके अंदर से भी ज्यादा हो जाए। ये हीट हर हीट एक्सचेंजर का ये लिमिट है, टीएचआई से कोई भी टेम्परेचर ऊपर नहीं हो सकता। सो ये जो अच्छा इसके लिए आप करना क्या बनते हैं, पेपर में बस यहाँ तक छोड़ना है, ज्यादातर लोग यहाँ पे छोड़ देते, मैंने भी कहा कुछ छोड़ देते, लेकिन फिर आपने एक मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन क्या करनी है कि ये जो मास फ्लो रेट है ना, ये कोड का ये कुछ वैल्यू है, गिवन क्या वैल्यू है 0.2 किलोग्राम, ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन में बस हर क्वेश्चन में मसला नहीं होगा, अगर मसला ना होता फिर मैं ये वैल्यूज नहीं लिखे, तो मैं वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर में फॉलो कर रहा हूँ, हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर मसला आ रहा है यहाँ पे तो फिर क्या करना है, सो आपने इस चीज को फिर इंक्रीज करना है। ये जो वाटर जा रहा है ना अंदर, ये इतनी एनर्जी नहीं ले सकता, सो आपने इस मास फ्लो रेट को फिर खुद से साथ कहाँ भी नहीं है, बस आपको कि ना as no such exchanger is possible, hence we will increase the mass flow rate of cold fluid which is water. So इसको 0.2 से 0.4 करना है, फिर भी मसला। अच्छा लेकिन जब जैसे आप इसको बढ़ाओगे ना, वैसे ही ये चीज कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? इक्वेशन में थोड़ा और करो पता चल जाएगा। फिर भी नहीं आया, मतलब कम होगा, लेकिन आपने तभी तक नहीं छोड़ना है जब तक ये 45 से कम ना हो। तो इसलिए आप इस तरह इंक्रीमेंटल वो नहीं लेना है कि 0.21 और फिर डायरेक्टली अगर 0.2 पे आ रहा है ना तो 0.4 ले लो, डबल करो, फिर भी नहीं आ रहा 0.67 ले लो, 5 ले लो, फिर पता चल जाएगा कि हम कितने नजदीक आ रहे हैं। सो डायरेक्टली बस ऐसी वैल्यू फिर आपने वो सेलेक्ट करनी है ना जिसके लिए ये चीज है ना ये 45 से कम आ जाए। जब 45 से कम आ जाए फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो। समझ आ गया? ये पॉइंट किसको समझ नहीं आया दोबारा करो, अगर आए तो फिर चले जाए। हो गया? कैपेसिटी किस तरह बात है, मतलब कितना ज्यादा नहीं कर यस, क्योंकि देखो वाटर क्या है ना, ऊपर से मिल्क इसको हीट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। सो जब वाटर जा रहा है तो ये इससे हीट लेगा, ठीक है। सो जब ये इससे हीट लेगा, सो अगर ये ज्यादा हीट देता है
ज्यादा हीट ये देता है तो इसका टेंपरेचर बढ़ेगा ज्यादा, लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा पॉइंट आएगा कि इसका टेंपरेचर इसके इक्वल हो जाएगा ना। अब फर्दर भी ये मूवमेंट कर रहा है, फर्दर डेवलपमेंट कर रहा है, सो इसका टेंपरेचर तो अब यहाँ से कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो तो ये अज्यूम नहीं कर सकते कांस्टेंट कर रहे हैं, वो तो डायरेक्टली वो हीट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर भी नहीं हो रही है और वो आपको अज्यूम करता है कि ट्रांसफर हो रही है। सो जब वो अज्यूम कर रहा है कि यहाँ पे भी ट्रांसफर हो रही है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो टेंपरेचर तो अभी बढ़ रहा है, तो 45 से बढ़ के उधर चला गया। सो ये चीज फिर आपने यहाँ से ठीक करना है। क्यों? अगर अब वो मेरे वाटर को ज्यादा मास फ्लो रेट से वो करना है ना, पास करना है ना, सो फिर जो है ना यहाँ पे टेंपरेचर अब इसकी कैपेबिलिटी होगी कि वो उस एनर्जी को ले ले, क्योंकि मास फ्लो रेट ज्यादा है। एक सेकंड में 2 किलोग्राम वाटर जा रहा है और एक सेकंड में 1 किलोग्राम वाटर जा रहा है, सो 2 किलोग्राम जो है ना वो इससे वो वाली एनर्जी फिर ले सकती है ना। तो अगर वो ले सकती है इसका मतलब ये कि फिर ये चीज आपने करवाना है। समझ आ गया? लेकिन फिर भी TC नॉट तो ज़्यादा ही होगा, THI से TC नॉट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नहीं होगा ना। देखो अब इस चीज को बढ़ा दिया ना तो इस पे इफेक्ट देख लेते। देखो ये चीज बढ़ जाएगा जी, ये चीज बढ़ गई, ये नीचे आ गया, इस चीज के डिनोमिनेटर में ये चीज रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो जब ये चीज रिड्यूस हो गई, ये यहाँ तक तो हम आ गए ना, जब ये चीज रिड्यूस हो गया है और ये चीज फिर डिनोमिनेटर में आ गया है, सो ये जो ये टर्म ये भी रिड्यूस हो जाएगा। देखो TC नॉट माइनस TCI ये भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये रिड्यूस हो गया इसके साथ TCI तो वही कांस्टेंट वैल्यू है ना, सो ये देखो ये रिड्यूस हुआ है, सो अगर रिड्यूस के साथ आप फिर TCI जमा करो, TCI क्या है 15। तो देखो ये फिर रिड्यूस हो जाएगा, सो जितनी आप मास फ्लो को बढ़ाते जाओगे ये चीज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक इस वैल्यू पे आ जाएगी कि जिसके साथ फिर आप ये 15 ऐड करो ना, सो वो 45 से ऊपर नहीं होगी, मतलब ये 30 के नीचे आ जाएगा ये चीज। अभी समझ आ रही है? मतलब जिसका टेंपरेचर हद से बढ़ रहा है, THI से बढ़ रहा है, उसी का फिर आपने लेना है, ठीक है, और वो हमेशा कोड का ही होता है। और अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो फिर क्या होगा? या के प्रॉब्लम छोड़ दो नहीं, मतलब सर ने तो हमें नहीं कहा ना कि आपने बढ़ा। हाँ सर ने नहीं कहा, लेकिन सर ने ये लिखा है कि इसके 8 मार्क्स है, ये लिखा है इसके 10 मार्क्स है, ये लिखा है इसके 5 मार्क्स है, तो यहाँ से वो 4 दे देगा। तो इसके लिए वो मजीद मार्क्स तक रसाई हासिल करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस कर दिए, ठीक है। पॉसिबल नहीं है, हाँ ये तो लिखेंगे, ये तो सारे लिखेंगे, लेकिन इसके बाद भी हम लिखेंगे कि क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो मैं ओनली पॉसिबल काम जो मैं कर सकता हूँ वो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा क्या तक तो समझ आएगा? नहीं तो आपको किसने बताया कि अब हम ये इंक्रीज करेंगे तो हम बस यही कर देते हैं? कामरान ने बताया भाई। अच्छा ये तो कामरान बताता है, सही है, लेकिन वो थोड़ा स्पीड में होता है ना, तो जो नोट कर लेते हैं तो मैं वो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ ना, तो जस्ट मैं अपने कॉपी पे वो लिख लेता हूँ कि भाई इस सर ने कुछ बात कही थी, तो अगर फिर याद नहीं है तो मैं दोबारा उसे रिकॉर्डिंग पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो फिर हम वो तो ये सर ने बताया, सही है, सर ने बताया। अच्छा ये इफेक्ट ऐसा किया, CR क्या किया, यहाँ से एनटीयू निकाल सकते हो, कौन कौन नहीं निकाल सकता? सारे कर सकते हैं, चलो। अच्छा एनटीयू क्या किया, अब लागू टेंपरेचर डिफरेंस, इसके लिए अगेन 2 मेथड्स हैं। अच्छा अब आपकी वाली जो बात है अभी उस पे आते हैं, ठीक है। 2 तो है, अब देखो मैंने कहा था ना कि ऐसा है, क्यों इज इक्वल टू U A डेल्टा T log V, U भी नहीं और A भी नहीं, ठीक है। तो ये अब ये पॉसिबल नहीं, हाँ वो जो 2 मेथड है ना वो पॉसिबल है, log V वाला, लेकिन वो लेंथी मेथड है ना, और ये जो दूसरा वाला है वो बड़ा आसान मेथड है। और कौन सा मेथड है? क्या था, NTU इज सॉरी क्या था यार, इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू NTU और इधर भी डेल्टा T log V THI माइनस TCI, ये था, ठीक है। सो यहाँ से मैंने आगे देखो ये नॉन है, यस ये नॉन है, यस ये नॉन है, यस ये नॉन है, यस यहाँ से ये आता है। और मैंने जो कहा उस तक ये जब मैं कर रहा था उस टाइम मेरे साथ ये नॉलेज नहीं था ना, सो मैंने उधर वो वाला जो मेथड है लेंथ वाला उधर से किया था, मतलब उसकी असम्पशन करके मास फ्लो रेट की। सो आप बस इस तरह करूंगा अभी से, सही है। सो आप इस तरह करते रहो, ये 3 स्टेप्स है, उसमें बहुत बैंक आया होता है। अच्छा हो गया, अच्छा ये भी हो गया, और क्या रिक्वायर्ड, अच्छा UA बराबर NTU is equal to UA by C में, क्या कैसे हो, NTU is equal to UA by C में, गुड,
ये भी गिवन है, ये भी गिवन इसके अलावा ये इक्वल टू u a डेल्टा t log v, ये भी गिवन है, ऐसे भी आ जाता है, दोनों सेम गिवन। क्यों तो नहीं गिवन? क्यों नहीं गिवन? यह सब अच्छा, ये क्यों तो दोनों तरीकों से हो सकता है, कोण से भी हो सकता है, हर से भी हो सकता है, हर सब कुछ गिवन है। यहाँ से वो क्या जाएगा u a पर। अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं, one shell pass, two tube passes, चलिए देखो अच्छा ये लेंथ पर पास है, टोटल लेंथ है ना वो L है 2L, ये हीट एक्सचेंजर है, ये डायमीटर भी गिवन है, टिन है वो भी गिवन है, ये जो अपर साइड पे H0 ये भी गिवन है। ओके वो क्या कह रहा है कि लेंथ कैलकुलेट कर लो। सो लेंथ में किस तरह कैलकुलेट करूंगा, वाहिद हल जो मेरे पास है, जो कि हर प्रॉब्लम में वाहिद हल होता है वो हां एरिया से यस एरिया से। मुझे अगर इस हीट एक्सचेंजर की पूरी एरिया पता चल गई, सो एरिया क्या इसके साथ इक्वेशन क्या है टोटल। अच्छा यहां पे ये क्यों है कि कितने ट्यूब्स है, तो 1 ट्यूब है। सो अगर 1 ट्यूब है इसकी एरिया कितनी होगी, तो अच्छा ये 3 वॉल है, 3 वॉल का मतलब है अंदर से देखो बाहर से देखो एरिया सेम है, सही है। तो इसका मतलब ये कि बाय d पूरा लेंथ l और क्या, अच्छा वो तो नहीं है, नंबर ऑफ ट्यूब्स तो नहीं है। तो देखो a इज इक्वल टू 2 पाई d l, ये लेंथ पर पास है ना, वो तो लेंथ पर पास मांग रहा है, टोटल लेंथ तो नहीं मांग रहा, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे 2l लिखना है, सही है। अच्छा ये भी हो गया, ये चीज गिवन है यस सब कुछ। अच्छा एरिया आप मेरा बोल दो, लेंथ पर पास ये देखो ये टोटल ट्यूब है, ये एक पास हो गया, दूसरे पास भी इधर से आ रहा है, तो क्या है ये वाला ट्यूब का टोटल एरिया तो ये होता है ना, इस तरीके से समझ गया। गोल क्या है अब एरिया कैलकुलेट करना। सो एरिया के लिए अब अगेन मेथड से सही है। अच्छा एरिया के लिए अगेन मेथड से, कौन से मेथड है, अब इनटू मेथड लैग्रीन मेथड। सो कौन सा करें, कौन सा टी वो नहीं हो सकता, क्यों यू नहीं गिवन, यू तो उसमें भी नहीं गिवन, पहले में भी नहीं गिवन, यू तो सब में नहीं गिवन। एंड टी यू इज इक्वल टू यू ए बाय सी में होता है। अच्छा तो यू तो कैलकुलेट करना है अभी, तो यू तो पहले वाले में भी है, k इज इक्वल टू यू डेल्टा टी लॉग मी, उधर भी यू नहीं है, मैंने कैलकुलेट करना है। सो कौन सा करें, कुछ जल्दी बताओ ना। एंड यू वाला एंड यू वाला देखो, एंड यू इज इक्वल टू यू ए बाय सी में, सी में गिवन है यस, एंड यू गिवन है यस, बस ओनली गोल इज कैलकुलेटिंग यू। यू का पता चल गया ना, तो एरिया भी पता चल गया, एरिया का पता चल गया ना, तो इस एल का भी पता चल गया, इस एल का पता चल गया, तो 8 मार्क्स ले लिए, ठीक है। सो अच्छा अब ये देखो यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सो यू एक इक्वेशन है 1 ओवर r इक्विवेलेंट, ओके 1 ओवर r इक्विवेलेंट, क्योंकि 3 वॉल है ना, इसके लिए जो थर्मल सर्किट बनेगा ना वो इस तरह बनेगा, ये अंदर कन्वेक्शन वॉल में तो नहीं होता, ये बाहर का कन्वेक्शन, ये 1 बाय h अंदर वाला एरिया, अंदर वाला या बाहर वाला सेम है, a मैंने लगा दिया, और h बाहर वाला एरिया a हो गया। अच्छा अब यहाँ पे 1 ओवर r इक्विवेलेंट है, सो 1 ओवर r इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 ओवर h i a प्लस 1 ओवर h नॉट a हो गया। यहाँ से एरिया का मतलब है ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। सो u इज इक्वल टू 1 बाय h i, अब ये क्यों बने सारे नहीं, हाँ अब ये अब लास्ट वाला लेक्चर, ये जो अभी सर ने इशू भी कल कराया। अच्छा अब ये फिर से मतलब, तो ये इतना क्वेश्चन है ना कि मैं खुद डर रहा हूँ यार, ये क्वेश्चन आ गया तो फिर तो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कितने रिपीटिशंस करने हैं, वहाँ पे मैंने क्या करना है, ठीक है। सो बहुत लेंथी है, लेकिन चलो लेकिन इसका शॉर्ट प्रोसीजर सीख लेते हैं, ठीक है। 4 केसेस है हमारे पास, 4 केसेस क्या है कि अंदर जो है ना, ये देखो कि मैंने ये वाला निकालना है या अंदर वाला निकालना है, 2 केसेस तो ये हो गए। फिर अगर आप अंदर वाला निकालना है तो अंदर वाले फ्लो टेबुलर है या लेमिनार है, तो 2 ये केस हो गए। बाहर वाला निकालना है तो बाहर का फ्लो जो है ना वो टेबुलर है या लेमिनार है, ये भी 4 केसेस हो गए। तो 4 केसेस के लिए अलग अलग प्रोसीजर है, सो वो प्रोसीजर अगर सीख लिया ना तो फिर टेंशन की बात नहीं है, मतलब 4 और स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, प्रॉब्लम के लिए सेम होते हैं, फिर तो चेंज नहीं होते। अच्छा यू मैंने कहा इसका कैसे कर यार, यहाँ से मैंने वो हटाना है, बस मेरे पास अगर सिर्फ ये h i आ गया ना, सो बस फिर मैंने दोबारा नहीं आना है, ठीक है। बस ये u पुट कर दो,
यू के बाद जो है ना यहाँ पे क्या कर लो एरिया को कैलकुलेट कर लो। एरिया कैलकुलेट कर लो और एरिया से फिर ये देखो ये लेंथ पर पास आती है। चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीक एक कर लेते हैं, ठीक है, क्लास के दौरान सिर्फ ये कर लेते हैं बस का एक क्वेश्चन रहता है, अगर आप कहें तो कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप सेना एक नहीं यासिर का सेशन है ना थर्सडे को, यासिर अपने से राइट है थर्सडे माइंडे करना है। हां यासिर की तरफ से क्वेश्चन होंगे ना, पता नहीं वो अपने उससे तो क्योंकि जो भी पास पेपर में था इसके रिलेवेंट 2011-12 से लेके अभी तक वो तो सब कुछ मैंने कवर कर दिया दो सेशंस में, क्योंकि एक क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं है जो कि पास पेपर में रहता। सो वो वीडियो बुक से लेकर ये इसको रिपीट करेगा और पॉसिबिलिटीज नहीं है। अच्छा तो क्या कर रहा था HI कैलकुलेट करना था। सो HI के लिए आपने दो चीजें आपने निकालनी है, ये याद रखो, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर और फ्रेंकल नंबर, ये दोनों चीजें आपने निकालनी है। फार्मूला क्या है दोनों का? सो देखो रेनॉल्ड्स नंबर का ये फार्मूला होता है, ये सब याद रखो, रो डी वी वेलोसिटी डिवाइड बाय म्यू विस्कोसिटी। सो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो ए वी, इस तरह होता है ना। और ए वी ए क्या, अब यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे तो ए थी ना, पिछले प्रॉब्लम में खत्म हो गया था, वहाँ यहाँ पे तो इंटरनल और एक्सटर्नल वाली एरिया की बात हो, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल की बात हो रही है क्योंकि फ्लो इस डायरेक्शन में जा रही है ना। सो अब यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। सो देखो पाई डी स्क्वायर बाय 4 रो वी वेलोसिटी, ठीक है। सो मैंने ये चीज निकालना है, देखो रो डी और इसे एक डी। सो देखो ये मास फ्लो रेट इधर आ जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई इधर आ जाएगा, एक डी भी उससे आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई रो डी वी, ठीक है। इसमें से आपको क्या तो ये सो रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा 4m डॉट बाय पाई डी इसका। सो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। मुझे ये याद नहीं होता, मुझे ये याद रहता है तो इस तरह डिराइव कर लेता हूँ, लेकिन ये बस ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मास फ्लो रेट अच्छा मास फ्लो रेट क्या होगा दोबारा ये जब अंदर जा रहा है ना, फिर अंदर जो मास फ्लो रेट होगा वही लेना है। मैंने बाहर वाला h कैलकुलेट करना है, सो जो बाहर मास फ्लो रेट जा रहा है ना वही मैंने लेना है, क्योंकि मैंने अंदर वाला इस प्रॉब्लम में करना है, फिर अंदर वाला m मैंने लेना है। अच्छा अंदर वाला m ये भी याद रखो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चंस में ये होता है कि ये अंदर वाला m पर ट्यूब होता है और ये जो h हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ये हम पर ट्यूब ना, क्योंकि एक ट्यूब के लिए जो होगा वो दूसरे ट्यूब के लिए भी होगा और ओवरऑल हीट एक्सचेंजर के लिए भी फिर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे h है ना, मैंने इस तरह कैलकुलेट करना है। सो मास फ्लो रेट मैंने पर ट्यूब लेना है, अगर 500 ट्यूब ले और सब का मास फ्लो रेट उसने गिवन है कि अच्छा कोल्ड फ्लो रेट इतने मास फ्लो रेट जा रहे हैं, तो 500 से डिवाइड करना है उस टोटल को, क्योंकि मैंने 1 ट्यूब पे जो मास फ्लो रेट जा रहा है ना वो निकालना है। ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। जब भी एक से ज्यादा ट्यूब्स होंगे तो जो टोटल मास फ्लो रेट है अंदर वाला ना, फिर आपने नंबर ऑफ ट्यूब्स पे डिवाइड करनी है, क्योंकि पर ट्यूब जो मास फ्लो रेट जा रहा है ना हम उसकी बात कर रहे थे। सो देखो ये चीज तो नो है हमारे केस में, तो एक ही ट्यूब है, सो वो जो अंदर वाला जो था ये देखो ये फोड़ जा रहा था ना अंदर, सो ये MC जो है ना ये हमारा है क्योंकि वो ट्यूब में फोड़ जा रहा है। और अगर सिर्फ कोल्ड हो और ये भी बताया हो कि इट्स नॉट पर ट्यूब, तो फिर क्या करेंगे? सो आपने देखना है ना कि देखो क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ ट्यूब्स गिवन है कि नहीं, अगर नंबर ऑफ ट्यूब्स गिवन है तो इसका मतलब ये है कि वो तो टोटल कोल्ड फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो फिर अंदर वाले को डिवाइड करेंगे। हां देखो लेट्स से ये 50 है, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड 100 है किलोग्राम पर सेकंड। सो आपने जब यहाँ पे इनपुट करना है ना, ये तो ओवरऑल 50 ट्यूब्स में इतने जा रहा है, सो एक ट्यूब में कितना जाएगा, सो आप एक ट्यूब में जो है ना 2 किलोग्राम पर सेकंड। सो ये आपने फिर इस फार्मूला में यूज करना है, और अगर ये इस चीज के बारे में कोई जिक्र ना हो ना तो बस डायरेक्टली ये चीज आप कर दीजिए, ठीक है। अच्छा सब कुछ गिवन है, फिर से d गिवन है, ये गिवन है, म्यू विस्कोसिटी अगेन फ्रॉम द सेम टेबल, लेकिन टेबल जरूरी नहीं कि वाटर का हो, एयर का भी हो सकता है, उसका भी हो टेबल A6 पे ना वो वाटर का है, और फिर जो A पाइप है ना उसमें मुख्तलिफ मटेरियल्स है, तो उसमें से एक आयल भी था मैंने देखा है, ठीक है। तो आयल था कि क्या था, कुछ मुख्तलिफ चीजें हैं। सो आप जो है ना उधर अच्छा ये किस टेम्परेचर पे देखना है, क्योंकि ये तो कोल्ड है ना, यहाँ पे कोल्ड आ रहा है और कोल्ड जा रहा है, तो आपने कौन सा, तो आपने इन दोनों का एवरेज लेना है, मीन नहीं जस्ट TC I plus TC ना
उस एवरेज टेम्परेचर पे जाके उधर ये चीज देख लो, जब ये चीज आ जाए, ये चीज ऑलरेडी नोन है, ये भी है, ये भी, ये भी, तो आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा। अब रेनॉल्ड्स नंबर आ गया, अब क्या करोगे? उसको देखना है, यस, लेकिन उसको इस चीज के साथ कंपेयर करना है कि इससे बड़ी है कि कम है। इससे कम है, सो मैंने कहा 4 केस है ना, सो आप कौन से केस पे आ गए? इंटरनल 5 फ्लो विद लेमिनार फ्लो। 4 केस देखो, इंटरनल लेमिनार, इंटरनल टर्बुलेंट, एक्सटर्नल लेमिनार, एक्सटर्नल टर्बुलेंट। एक्सटर्नल का मतलब ये नहीं होता, एक्सटर्नल का मतलब ये एनुलस उसको कहते हैं, मतलब ये एक ट्यूब, ये दूसरा है, तो ये दो पोर्शन इसको एनुलस कहते हैं। तो मतलब इनसाइड ट्यूब फ्लो लेमिनार, इनसाइड ट्यूब फ्लो टर्बुलेंट, और एनुलस फ्लो लेमिनार एंड एनुलस फ्लो टर्बुलेंट। ये 4 केस हैं। तो इस, अच्छा, अब लेमिनार नंबर को देख, ये सीधा इससे कम आ गया लेमिनार है, इससे ऊपर ये लेट से ये आ गया टर्बुलेंट, लेकिन टर्बुलेंट नहीं है। देखो यहाँ तक आज इससे कम वो लेमिनार है, फिर यहाँ से लेके 10,000 तक में ना अलगावरा ने कल नहीं पढ़ाया था, ठीक है, आज मैंने उससे क्वेश्चन को बुक से पढ़ा। तो ये यहाँ से लेके फिर यहाँ तक ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का मतलब लेमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर जब इससे बड़ा हो जाए ना, तब ये टर्बुलेंट बन जाना है। और अगर आपको याद हो वो जो कंडीशन है कि हमने कब यूज करा है, उसके लिए जो है ये चीज उसने रेनॉल्ड नंबर किया है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 रेनॉल्ड नंबर, ये अब टर्बुलेंट के लिए कंडीशन है, ठीक है। हाँ, अगर ये टर्बुलेंट के लिए कंडीशन है ना, ये 3,000 आ गया, तो फिर आपने क्या करना है? तो अज्यूम करो कि नहीं आएगा ऐसा, ठीक है। अगर आ गया फाइनल में ये सेशन खत्म होने के वक्त मैं फिर बता दूंगा कि आपने फिर कौन सा क्वेश्चन इक्वेशन यूज करना है। लेकिन जब ये 10,000 से ऊपर आ गया रेट से, या 10,000 से नीचे आ गया, तो उसके लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और यार ये इस तरह करो ना, इसके लिए वो देखो, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो सारी कंडीशन है ना, इसमें हम एक अजम्पशन कर लेते हैं, फुली डेवलप्ड कंडीशन। व्हाट इज फुली डेवलप्ड कंडीशन? फुली डेवलप्ड कंडीशन ये होते हैं ना कि ये जब फ्लो जा रहा है ना, सो यहाँ पे जो है ना फ्लो की वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे वॉल के साथ कम हो जाएगी, या फिर ज्यादा होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके हुई इस फ्लो की वो वॉल से इस फ्लो की वेलोसिटी को इफेक्ट करेगी ना, तो फिर कई जाके इस तरह का प्रोफाइल बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे फ्लो जो है तेज होगी और यहाँ से जो है ना सारा इक्वल हो जाएगा। सो फुली डेवलप्ड कंडीशन होता है कि ये रीजन हमने कंसीडर करना है। सो हम ये अज्यूम करते हैं कि पूरे ट्यूब में ये वाली कंडीशन है, हालांकि ट्यूब के स्टार्ट पे जो है ना ये कंडीशंस नहीं होते, उसको फुली डेवलप्ड कंडीशन कहते हैं। समझ आया कि इसका मतलब है वेलोसिटी हर जगह पर सेम है, फुली डेवलप्ड, ये मतलब यस, प्रोफाइल सेम है, वेलोसिटी नहीं सेम है, प्रोफाइल क्या है मतलब यहाँ पे 10 है सो सारा 10 रहेगा, सारा यहाँ पे दरमियान पे 20 है सो सारा 20 रहेगा, ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, तो अब 4 कंडीशन है, देखो फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ सर्कुलर पाइप। सो इसके लिए क्या करना है, मैंने जस्ट कॉपी में दिखाना है, ठीक है। सो फिर चलो मैं पिक्चर भी दे दूंगा। देखो ये है फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ सर्कुलर ट्यूब। तो ये स्मूथ सर्कुलर ट्यूब पे इसमें जो है ना टर्बुलेंट फ्लो, आपने कौन से इक्वेशन यूज करी? देखो पीआर की वैल्यू 0.6 से लेके 160 तक, पीआर हमने कैलकुलेट नहीं किया, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो पीआर होता है ना, ये डायरेक्टली टेबल से देख लो। ये जो एवरेज टेंपरेचर है ना, उधर जो टेबल होते हैं उसमें एक कॉलम पीआर का होता है, उधर से देख लो, ये पीआर उधर से आ जाएगा। ओके, सो ये कंडीशन देखना है, पीआर इनके दरमियान होगा और होता भी है, ये मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि नहीं है। और रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 10,000 होगा, मतलब टर्बुलेंट के लिए तो ग्रेटर होता है ना। और L/D10 है, इस कंडीशन की तरफ देखो भी नहीं, क्यों? मुझे तो हर टाइम जो है ना लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर पता नहीं होता, लेकिन ये बड़ा एक ऐसा कंडीशन है ना जो कि तकरीबन ऑलरेडी चेक होता है, मतलब ऑलरेडी ठीक होता है, क्योंकि लेंथ जाहिर बात है कि लेंथ 10 टाइम से ज्यादा होता है डायमीटर से, कभी हो ही नहीं सकता। मैं डायमीटर इतना होता है, लेंथ तो ऊपर से लेके यहाँ तक इतना बड़ा होता है। तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है, ये नसल्ट नंबर, सारों में नसल्ट नंबर पहले कैलकुलेट करने, लेकिन हर एक के लिए प्रोसीजर अलग है। इसके लिए आपने ये नसल्ट नंबर कैलकुलेट करना है, ये 0.023 रेनॉल्ड्स नंबर 4/5 पीआर पावर n। अब सारे नोन है, सिर्फ n अननोन है, तो n के लिए क्या करेंगे? n के लिए अब देखो, एक सीख जाओगे ना तो ये बाकी सब कुछ सीख जाओगे। एक नहीं से सबसे पहले मैंने क्या किया, रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर दिया, पीआर टेबल से देख लिया, फिर रेनॉल्ड्स नंबर से मैंने अंदाजा लगा लिया लेमिनार टर्बुलेंट है, मैं टर्बुलेंट की तरफ आ गया, तो
तो अगर टर्बुलेंट है तो ये नसट नंबर आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट कर दिया। जब नसट नंबर आ गया तो नसट नंबर का फिर ये फार्मूला होता है, ये याद रखो, ठीक है। नसट नंबर इज इक्वल टू h d by k f। अब d गिवन है, यस, nu गिवन है, अभी तो फार्मूले से कैलकुलेट कर दिया। kf गिवन है, सो फ्लूइड का थर्मल कंडक्टिविटी, क्या मतलब ये जो जा रहे सो ये, लेकिन उसी टेबल से कैलकुलेट होता है। ये एवरेज टेंपरेचर है, वही एवरेज टेंपरेचर है, टेबल से देख लो कि एक वैल्यू आ जाएगा। सो द ओनली अननोन इज h और व्हिच विल बी दिस h जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये प्रोसीजर मतलब ये एक्सप्लेन करने में तो लेती है, लेकिन यहाँ पे बड़ा इजी। क्यों? क्योंकि ये इतनी जगह पे भी आ सकता है। देखो आपने डायरेक्टली रिनाम का फार्मूला लगा दिया कैलकुलेट, ये तो टेबल से लोग देखते, ये भी देख लिया, फिर नसट नंबर का फार्मूला लगा दिया, एक स्टेप में कैलकुलेटर से ये कर दिया, नसट नंबर का फार्मूला उधर फिर ये फार्मूला लगा दिया, सो चौथे स्टेप में आपने h कैलकुलेट कर लिया। सो 4 स्टेप, ये हर एक फ्लो के लिए 4 स्टेप है। तो नसट नंबर मालूम करने के 4 मेथड्स हैं। हाँ, अभी नसट नंबर, अच्छा इसमें चेंज क्या हो रहा है, ये नसट नंबर किस तरह कैलकुलेट करें, ये चेंज होता है। मतलब पहले में तो आसान सा मैंने फार्मूला बता दिया, और अब ये देखो, ये क्या पहला मैंने लिखा n यहाँ पे, ये देखो ये जो p की pr q का पावर n लगता है, अब ये कहाँ से आएगा। सो इसकी वैल्यू होगी 0.4 फॉर हीटिंग क्या क्या मतलब है, और 0.3 फॉर कूलिंग, क्योंकि हम इनसाइड द ट्यूब बात कर रहे हैं ना अभी। तो इनसाइड द ट्यूब क्या मतलब है कि अगर ये ट्यूब के अंदर ये पास हो रहा है और ये चीज हीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी हीटिंग हो रही है। तो हीटिंग कब होगी, जब इसके अंदर कौन सा फ्लूइड जा रहा हो, कोल्ड। तो अगर इसका मतलब ये रिवर्स वो है ना, हीटिंग इसका मतलब अगर अंदर कोल्ड फ्लूइड है तो ये ले लो, कूलिंग इसका मतलब अगर अंदर हॉट फ्लूइड है तो ये ले लो। बस ये एक खत्म हो गया, ये समझ आ गया ना, बाकी समझ खुद ये समझ आ गया। अच्छा ओके, सो ये एग्जैक्टली सेम, ये जो फार्मूले का केस है ना वो ये वाला केस। हमने कौन सा नसट नंबर का फार्मूला लगाना है, वो हमारे पास आइडिया आता है इससे, फ्रेंटल नंबर से और रेनल्ड नंबर से हमेशा उसकी रेंज डिफाइन कर देता है वो, कि मतलब पी आर इस रेंज में हो और रेनल्ड नंबर इस रेंज में। आप यार तो पहले से आपका प्रश्न आप देख लेते हो कि वैसे ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, अगर ट्रू है फिर आपने ये वाला यूज करना है, नहीं ट्रू है तो फिर नहीं। अच्छा तो टर्बुलेंट टेस्ट किया होगा ना अभी, लेमिनार टेस्ट ये टर्बुलेंट के लिए हुआ ना, अभी लेमिनार के लिए फुली डेवलप लेमिनार फ्लो एंड स्मूथ सर्कुलर पाइप। अगेन ये चीज है, लेमिनार नंबर कैलकुलेट कर दिया, वो 2300 से कम आ गया, तो फिर क्या करना है, फिर ये चीज करना है। देखो इसके लिए बहुत आसान कंडीशन है, इसके लिए फार्मूला भी नहीं है, 4.36 ले लो बस कांस्टेंट। लेकिन कब, जब हीट फ्लक्स कांस्टेंट हो, अगर टेंपरेचर ऑफ सरफेस कांस्टेंट हो, ये दो कंडीशन चेक कर रहे हैं जिसमें जो भी हो, तो फिर ये ले लो 3.66 बस खत्म पहला वाला। अच्छा अब इसकी समझ नहीं आएगी ये चीज हो रही है, ये क्या है। सो ये जो है ना हीट एक्सचेंजर के लिए हमेशा ये हीट फ्लक्स में आप कांस्टेंट लेते रहो, क्यों कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन हम चूंकि लफ में टेंपरेचर वाला कांस्टेंट बता लेते हैं ना, तो लफ से चलते हम ये यूज कर लेते हैं कि ये जो हीट फ्लक्स है ना वो हर जगह पे सेम है। क्यों, सरफेस टेंपरेचर तो सेम ही होगा, यहाँ क्या है, यहाँ पे कोल्ड होगा ये सरफेस टेंपरेचर, यहाँ पे तो अच्छा। और जब अब तक कब हमने ये इक्वेशन यूज करना है, हमेशा तो आप ये यूज करोगे, लेकिन कब हमने, जब क्वेश्चन में साफ साफ गिवन हो कि ये जो ट्यूब का टेंपरेचर ये हमने कांस्टेंट रखा है, बस ये सब गिवन हो, फिर ये ले लो। और अगर ना गिवन हो तो फिर ना गिवन हो तो ये ले लो, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं टारगेट टेंपरेचर ले कि ये चीज कांस्टेंट है। और ट्रांजिशन फ्लो के लिए भी यही होगा या नहीं, ट्रांजिशन फ्लो के लिए अलग किस्सा है, ठीक है। ट्रांजिशन अगर अच्छा, अगर अब 3000 से लेके 2300 से लेके 10000 तक आ गया, मतलब 3000 से लेके 10000 तक आ गया, 3000 से कम होना फिर भी हम लेमिनार कंसीडर कर लेते हैं, जैसे तो रेंज 2300 है, लेकिन 3000 तक हम कहते हैं कि हमारा ट्रांजिशन नहीं जाते, हम कहते हैं कि बस ये तो लेमिनार है। लेकिन 3000 से लेके 10000 तक ये पूरा रेंज है। अभी मैं कल एक प्रॉब्लम कर रहा था, उसमें से 5000 आ रहा, तो ये तो यूज नहीं कर सकते इन साइड ऑप्शन के लिए। वो फिर क्या करना है, तो जब मैंने बुक देखा ना, तो ये चीज फिर उसके लिए NU का ये इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक एडिशनल टर्म आ जाता है f, स्मॉल f, एडिशनल टर्म आ जाता है स्मॉल f। सो स्मॉल f के लिए फिर आपने क्या करना है, सो स्मॉल f के लिए फिर अलग इक्वेशन है, और वो रेनॉल्ड नंबर का ही फंक्शन होता है। सो उसके लिए सिर्फ आपने f एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना है, कि स्मॉल f एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दिया, NU की फार्मूला डिफरेंट है, अगेन वो रेनॉल्ड नंबर और ये फ्रेंटल नंबर और f का फंक्शन होता है, सो फिर वो यूज करो। आप ये फार्मूला यहाँ लिखते हैं
ओके बुक में ये बुक चैप्टर 8 देखो NU इसका पिक्चर देखा ना ठीक है इसमें मैंने लिखा है सीक्वेंशियल लिखा है ठीक है बता ओके एक मिनट और ठीक है देखो फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट इन कॉन्सेंट्रिक एनुलस ये तो हो गया लेकिन अब अगर एनुलस में इस रीजन में आप टर्बुलेंट जा रही है अगेन रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर लो एवरेज टेंपरेचर से मास फ्लो रेट से कंपैरिजन कर लो और एक मिनट बस ओके रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर दिया ओके उससे मैंने 10,000 से ऊपर है टर्बुलेंट फ्लो है फिर क्या करना है सो अभी आपने जो है ना ये काम जो है ना यहाँ पे रेनॉल्ड्स तो आ गया लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर कितना डी कौन सा लोगे क्वेश्चन सबसे पहले आता है अच्छा देखो उसके लिए तो एक डी था ना या फिर तो दो है ये वाला भी है और ये वाला भी है क्योंकि ये तो एनुलस की बात हो रही है एनुलस तो एक ये डायमीटर एक ये डायमीटर है मैंने कौन सा देना है सो इसके लिए सर्कुलर के बस हमें ये बात कैसे पता चलेगा कि एनुलस अगर ये नहीं लिखा होगा कि उसकी थिकनेस देखो आप देखो आपने जो प्रॉब्लम में ये होता है ऐसा होता है आपने जो रेजिस्टेंस यू कैलकुलेट किया है वो रेजिस्टेंस इनर इस तरह आ जाएगी 1 ओवर HIAI और 1 ओवर H नॉट है तो अगर आपने HI कैलकुलेट करना है इसका मतलब आप अंदर वाला पहला वाला प्रोसीजर यूज करो H नॉट भी तो कैलकुलेट करना है अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है H नॉट क्या होता है ये एनुलस पे होता है तो उसके लिए एनुलस वाला प्रोसीजर नहीं हमें कैसे पता चल रहा है कि एनुलस है क्या मतलब ये क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये एनुलस ट्यूब है हर क्वेश्चन है आप जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा आपकी ये नहीं होगा ये कौन सा हीट एक्सचेंजर है वो तो गिवन होता है होगी ये भी क्यों होता है कि अंदर कोल्ड जा रहा है कि हॉट जा रहा है ये भी क्यों होता है कि कौन सा हीट एक्सचेंजर है अगर एनुलस ना गिवन हो और H नॉट सिर्फ फाइंड करना हो फिर क्या करेंगे ये ऐसे ही करेंगे क्या ये H नॉट होता है एनुलस में ठीक है H नॉट होता है एनुलस में और HI होता है इनसाइड द ट्यूब तो होता है ठीक है सो अगर फुली डेवलप हो एनुलस हो फिर क्या करोगे सो रेनॉल्ड्स नंबर तो वही प्रोसीजर है रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करो फ्रंटल टेबल से देख लो लेकिन इसलिए मस्त किया गया कि मैंने डी कौन सा लेना है क्योंकि इसमें तो सो बस ये रख लो ये डायमीटर माइनस दिस डायमीटर ये वाला डी लेना है मतलब ये जो डी आउटर वाला डायमीटर है माइनस डी इनसाइड वाला डायमीटर बस ये अब मसाइल आ जाता है देखो मसाइल क्या आता है कि लेट्स से ये पहला वाला थिक है और ये आउटर वाला भी थिक है तो मैंने अब क्या लेना है सो परेशान नहीं होना कांसेप्ट से देखो एनुलस तो ये रीजन है ना हां सो अगर ये रीजन है तो ये डायमीटर देखो एना ये आउटर और एनुलस यहां से स्टार्ट होता है ना सो ये डायमीटर सो इनसाइड द ट्यूब का आउटर डायमीटर और आउटसाइड द ट्यूब का इनर डायमीटर समझ आ गया जो शेप से बता है अंदाजा लगाया तो DH आ गया ठीक है DH का मैंने फार्मूला सिंपल बता दिया हालांकि इसका फार्मूला ये नहीं होता इसका फार्मूला ये 4AC/P होता है लेकिन इसको सिंपलीफाई करके ये आता है तो ये चीजें ना लिखो बस डायरेक्टली मैं भी ये लिखता हूं आप ये लिखो बस DH - D0/D ये क्यों आपको ये फार्मूला क्यों लिखा गया है क्योंकि सर्कुलर ज्योमेट्री जब ना हो ना तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं लेकिन अब सर्कुलर सारे सर्कुलर के लिए एनुलस के लिए तो हमारा काम ये होता है हमारा कोर्स और इंक्लूड नहीं है DH कैलकुलेट कर दिया रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर दिया फ्रंटल नंबर कैलकुलेट कर दिया और टर्बुलेंट फ्लो है सो एग्जैक्टली अगेन क्या करोगे वही इक्वेशन की तरफ फिर जाओ वही टर्बुलेंट के लिए जो पहले था टर्बुलेंट के लिए जो पहले था ठीक है फिर से वो ट्रांजिशन रेंज में गया फिर से इस तरफ आओ ये जो अभी F वाला बता दिया फिर से उस तरफ जाओ अंदर लेना हो फिर क्या करोगे सो उसके लिए एक टेबल है वो यूज करो बस अंदर के लिए लिमिनार है और उसके लिए एक टेबल है और टेबल से डायरेक्ट गिवन है यहां से गिवन है कि आउटर बाय डी इनर ये कैलकुलेट करो इसके लिए फिल हो जाएगा और फिर टेबल से ये गिवन है लेकिन ये याद रखो कि टेबल में दो कॉलम है NUI और NU0 सो